बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 515 क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 33 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 33 का नाम है लव अक्रॉस कल्चर्स अक्रॉस डिसिप्लिनरी एक्सप्लेनेशंस ऑफ द ट्रायंगुलर थ्योरी एंड पर्सनैलिटी मॉडल्स। लेसन बहुत ही इंटरेस्टेड है क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स में किस तरह से लफ्ज़ पाए जाते हैं, मोहब्बत, इश्क, जज्बात वगैरह किस तरह से डिफरेंट कल्चर्स में पाए जाते हैं, इस लेसन नंबर 33 में बताया गया है। मज़ीद ये बताया गया है कि किस तरह से ये नज़्म ज़ब्त होता है मोहब्बत को लेकर ट्रायंगुलर थ्योरी के मुताबिक पर्सनैलिटी मॉडल्स के अंदर, मतलब कि पर्सनैलिटी के मुताबिक। तो ये लेसन नंबर 33 में भी आपको बताया गया है। तो लेसन बहुत होने वाला इंटरेस्टेड, लेकिन लेसन का आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट हजरात से कि जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो काइंडली आप साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी का ये बनाया हुआ इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप स्टूडेंट्स को लिंक मिल जाएगा। जैसे कि लेसन नंबर 33 के मॉड्यूल के बारे में बात की जाए तो लेसन नंबर 33 के मॉड्यूल में जो है ना, मॉड्यूल 128 से लेकर 130 इसमें शामिल है। मॉड्यूल 128 का नाम है ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव, और इसमें आपको बताया गया है कि ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में ना लव के टॉपिक को समझाती है। साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी लव की टाइप्स को ना 3 मुख्तलिफ स्केल्स पर ना डिस्क्राइब करती है। नंबर 1 पे है इंटीमेसी। इंटीमेसी से मुराद है कि करीबी दोस्ती होना। अच्छा, एक तो वो इंटीमेसी होगी, मतलब कि करीबी दोस्ती होना। एक इंटीमेसी होती है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप होना, इंटरकोर्स होना, तब भी वो इंटीमेसी में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीमेसी से मुराद 2 मायने ले सकते हैं आप स्टूडेंट्स। पैशन से मुराद है कि जोश, और कमिटमेंट से मुराद है कि वफा। ओके, ये समझना ज़रूरी है कि जो रिलेशनशिप सिर्फ एक एलिमेंट पर बेस्ड होती है ना, वो उस रिलेशनशिप से ज़्यादा लंबी मुद्दत तक नहीं चलती जो 2 या ज़्यादा एलिमेंट्स पर बेस्ड होती है। अलग अलग स्टेजेस और टाइप्स ऑफ लव को ना इन 3 कंपोनेंट्स की कम्बिनेशन से ना एक्सप्लेन किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हर कंपोनेंट की ना एम्फोसाइज वक्त के साथ ना बदलती है। जब एक अडल्ट रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप करता है या रोमांटिक रिलेशनशिप जो है डेवलप होता है कपल्स के दरमियान उमूमन। अच्छा, अब ये देखें कि लाइकिंग इंटीमेसी, मतलब कि अब लाइक ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव को देख लें कि सबसे पहले आपको ट्रायंगल दिखाया गया है, ठीक है, स्क्रीन पे। तो यहाँ पे एक लेफ़्ट साइड वाले ट्रायंगल के कोने में अगर देखा जाए तो इन्फोशंस है, और राइट साइड वाले में एम्पैथी लव है, और ऊपर वाले में मतलब कि टॉप फ्लोर पे जो एजिंग में है पिरामिड के ऊपर वाले हिस्से में लाइकिंग इंटीमेसी है। अब ये देखें कि लाइकिंग इंटीमेसी और इन्फेक्शंस जब आपस में मिलेंगे तो रोमांटिक लव पैदा होगा। और रोमांटिक लव किस तरह से बनेगा? पैशंस प्लस इंटीमेसी से होगा। और इसी तरह कंपेनियनेट में होगा इंटीमेसी प्लस कमिटमेंट होगा। और इसी तरह फैचुअस लव में ये होगा पैशन प्लस कमिटमेंट होगा। अच्छा, ये जो इक्वेशंस है ना, ये आप स्टूडेंट्स अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मज़े का भी ये टॉपिक है। ओके, अब आते हैं हम फर्दर नीचे। नीचे क्या बताया गया आप स्टूडेंट्स को? नीचे आपको बताया गया है कि सबसे पहले कि स्टर्नबर्ग ट्रायंगुलर थ्योरी लव स्केल्स, मतलब कि अब इसका जो एब्रीवेशंस है ना, ये भी आप स्टूडेंट्स अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको ना स्टर्नबर्ग ट्रायंगुलर लव स्केल्स मतलब कि STLS बताया गया। तो ये एब्रीवेशन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, जैसे कि मैं बता रहा था कि स्टर्नबर्ग से ट्रायंगुलर लव स्केल्स इन क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ के हवाले से आपको इस वाले पैराग्राफ में ओवरऑल बताया गया है। और इसमें आपको बताया गया कि ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव
जो स्टर्नबर्ग के ट्रायंगुलर लव स्केल्स मतलब कि STLS से ना मेजर की जाती है। लव पर एम्पिरिकल रिसर्च में ना एक इम्पॉर्टेंट थियोरेटिकल कंसेप्ट है। हमने ना STLS के बारे में ना जो पहले रिसर्च हुई थी ना उसे और एक्सपेंड करने के लिए ना एक लार्ज स्केल क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ की, जिसमें ना हमने इस स्केल्स को ना इस्तेमाल किया था। हमने ना टोटल मतलब कि टोटल जो थे वो रिस्पोंडेंट्स जो सर्वे में शामिल थे वो 11,000 से ज़्यादा रिस्पोंडेंट को ना एग्जामिन किया था। लेकिन एक्सक्लूजन्स क्राइटेरिया लगाने के बाद ना फाइनल एनालिसिस 25 मुल्कों के जो थे वो 7,332 पार्टिसिपेंट पर बेस्ड हुई थी, जो सर्वे के दौरान जिनसे डाटा कलेक्ट किया था, जो ना सब इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट्स से थे। हमने कॉन्फ़िगरल इनवेरिएंस, मैट्रिक इनवेरिएंस और स्केलर इनवेरिएंस को ना टेस्ट किया था, जो सब कंफर्म करते हैं कि हमारी स्टडी में ना एनालिसिस की गई लव की थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट के अकाना कल्चरल यूनिवर्सलिटी है। ओके, मॉड्यूल 129 पर्सनैलिटी, वेस्टर्न कन्फ्यूजन्स एंड बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव्स के हवाले से बताया गया, तो ये बहुत ही इंटरेस्टेड है। अच्छा, इसमें बताया गया कि आजकल के ना ज़्यादातर थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी वेस्टर्न कल्चर्स, फिलोसफी और सोशियोलॉजी के एजम्पशंस पर ना बेस्ड होती है, जो लोगों के बारे में है। और ये मार्कस एंड किटियामा ने 1998 में अपनी रिसर्च में कहा था, और ये चीज़ ना साइकोलॉजिस्ट को कल्चरली डाइवर्स पर्सनैलिटी मॉडल्स को ना समझाने में मुश्किलात पैदा करती है। आगे कन्फ्यूजन्स आइडियल्स पर्सनैलिटी ट्रेड्स नो एज जंजी पर्सनैलिटी MTLB, कन्फ्यूजन्स आइडियल पर्सनैलिटी ट्रेड्स जुनजी पर्सनैलिटी के नाम से है। तो इसमें सबसे पहले आपको जुनजी पर्सनैलिटी बाय शीचू, ठीक है ना, शीचू मतलब कि अभी चाइनीज़ नेम है तो इसे शीचू पढ़ेंगे, ठीक है, जू नहीं पढ़ेंगे इसको। अच्छा, चाइनीज़ से फ़िलोसोफर्स, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज भी कोर्स किया हुआ है, और मैंने इस पे HS के 1 बल्कि 3 किया मैंने, और प्लस स्पीकिंग भी किया हुआ है। चाइनीज़ फ़िलोसोफर्स शीचू मतलब कि 1130 से लेकर 1200 कबल ईस्वी में ना चू ने ना 2001 मतलब कि चुनजी को ना एक ऐसे शख्स के तौर पर डिफ़ाइन किया था जो अपनी वर्चुअस को ना पूरा कर चुका हुआ है। इस तरह से ना चाइनीज़ हिस्टोरियंस और फिलोसोफर्स मू चियान ने ना 1895 और 1990 में सेंचुरी में मतलब कि CE में 2001 के मुताबिक ना जुनजी एक ऐसे शख्स होते हैं जो कन्फ्यूशियस के आइडियल्स में ना सबसे बेहतरीन पर्सनैलिटी ट्रेट्स को ना दिखाते हैं, और ये आइडियल पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। द एनालिटिक में ना रिकॉर्डेड की गई थी, और बारे ने ना 1991 में ने जुनजी को अच्छे तरीके से ना पढ़ने वाला मिसाली तरीके से ना घूमने वाले बेहद मैनर्स वाले और अच्छी मॉरल्स सेंस रखने वाले लोग डिस्क्राइब किया था इन्होंने। और ये डेफिनेशंस वेस्टर्न रीडर्स के लिए ना मिसलीडिंग हो सकती है, क्योंकि ना ये लगता है कि जुनजी सिर्फ मोरालिटी का कंसेप्ट नहीं है, और ये ब्रिंडेले ने ना 2009 में अपनी रिसर्च में कहा था। लेकिन जुनजी का कंसेप्ट सिर्फ मोरालिटी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ना इसमें ना अमोरलिटी भी शामिल है, और ये नैरो वर्चू एथिक्स के स्कोप से बाहर है। चैन ने ये 2017 में अपनी रिसर्च में निकाला था, साबित किया था। बुद्धिस्ट टीचिंग ऑन पर्सनैलिटी टाइप्स, इसमें सबसे पहले आपको ना टाइबेटन बुद्धिज़्म्स एंड पर्सनैलिटी के हवाले से बताया गया। तो तिब्बतन बुद्धिज़्म्स एक ना साइकोलॉजिकल मॉडल है, 5 बुद्धा फैमिलीज का यूज़ करती है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, और चोगेम ट्रोंगप्पा ने इस मॉडल के बारे में कहा है नंबर 1 पे बुद्धा फैमिलीज एंड पर्सनैलिटी को लेकर। तो बुद्धा फैमिली या पर्सनैलिटी जो किसी शख्स से जुड़ी होती है ना, इनका ताल्लुक इसके ना फंडामेंटल स्टाइल से होता है, और जो उस शख्स का वर्ल्ड को परसीव करना और उसके साथ काम करने के तरीका है।
हर फैमिली का ताल्लुक एक न्यूरोटिक और इनलाइटेंट स्टाइल से होता है। हर बुद्धा फैमिली का न्यूरोटिक एक्सप्रेशंस इसके ना विजडम्स या इनलाइटेंट एक्सपेक्ट में ना ट्रांसम्यूट किया जा सकता है। बुद्धा फैमिली से सिर्फ लोगों के स्टाइल्स को डिस्क्राइब नहीं करती, बल्कि ना ये रंगों, एलिमेंट्स, लैंडस्केप्स, डायरेक्शंस और सीजन्स जैसे हर एस्पेक्ट्स ऑफ दी फिनोमिनल वर्ल्ड से भी रिलेटेड है। अब द 5 मेन फैमिलीज कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे है बुद्धा फैमिली। इसमें बताया गया कि जो सब कुछ अनफेड स्पेस की विजडम्स और इग्नोरेंस के डेफलीमेंट से रिलेटेड है बुद्धा फैमिली। वज्रा फैमिली जो है वो मिरर लाइक विजडम्स और एंगर के डेफिलेंट से रिलेटेड है। रत्ना मतलब कि जीवल जो फैमिली है वो ये इक्विनिमिटी की विजडम्स और प्राइड के डेफिलेंट से ना रिलेटेड है। पद्मा मतलब कि लोटस जो फैमिली है ये डिस्क्रिमिनेटिंग अवेयरनेस की विजडम्स और पैशंस की डेवलपमेंट से रिलेटेड है। कर्मा फैमिली ऑल अकम्पलिशिंग विजडम्स और एनवे पैरानोया के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। मज़ीद इस लास्ट वाले पैराग्राफ में इस मॉडल के बताया गया है इस लास्ट वाले पैराग्राफ में कि वारन और क्रिमिचल्स ने ना पर्सनैलिटी के बारे में ना कहा है कि पर्सनैलिटी एक इंसान के मेंटल ऑर्गेनाइजेशन को ना दर्ज करने का तरीका है जो इसके डेवलपमेंट के किसी भी स्टेज पर हो, और ये इंसान के ना हर फेज ऑफ करेक्टर्स को ना शामिल करती है। इंटेलेक्ट, टेम्परामेंट, स्किल्स, मोरालिटी और हर एटीट्यूड जो इसकी ज़िंदगी में डेवलप हुआ हो। ओके, मॉड्यूल 130 5 फैक्टर्स एंड 6 फैक्टर्स मॉडल्स के नाम से है। तो इसमें इन द स्टार्टेड आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड दी 5 फैक्टर मॉडल के हवाले से बताया गया है। तो पर्सनालिटी ट्रेट्स को ना ऐसे डिफाइन किया जाता है मतलब कि वो डायमेंशंस जो इंसान के डिफरेंसेस को दिखाती है, जिसमें वो अपने ना थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस में ना कंसिस्टेंट पैटर्न से दिखाता है। और ये 1990 में ना मैकेरे और कोस्टा ने कहा था। और ये ट्रेड्स ना आम लोगों को भी मालूम होती है जो अपने आप को और दूसरों को ना डिस्क्राइब करने के लिए कई एडजेक्टिव का यूज़ करती है, जैसे कि नर्वस, एथ्यूस्टिक, ओरिजिनल और अकोमोडेटिंग और केयरफुल के हिसाब से। आगे हैं आलपोर्ट एंड ऑर्बर्ट ने क्या कहा था 1936 में, पढ़ लेते हैं। तो आलपोर्ट और ऑर्बर्ट ने ना इंग्लिश ज़ुबान में ना लगभग 4000 ट्रेड्स का नाम आइडेंटिफाई किया था। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इस तरह से ना कई दूसरी ज़ुबानों में भी छोटी लिस्ट बनाई गई थी, जैसे कि तुर्किश और चाइनीज़ में। और ये 1990 में सुमर एंड गोल्डबर्ग ने और 1971 में यांग एंड ली ने आइडेंटिफाई किया था। और ये दिखाता है कि हर ज़बान में ना ट्रेड्स का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और ये ना देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि डिफरेंट से कल्चर्स में ना ट्रेड्स कैसे कंपेयर करते हैं। अब किस तरह से कंपेयर करते हैं, इसके लिए सबसे पहले सवालों का जानना ज़रूरी है। नंबर 1 पे जो सवाल है वो ये है कि क्या ये ट्रेड्स हर जगह मिलते हैं। नंबर 2 पे है क्या ये सिमिलर ट्रेड्स से ऑर्गेनाइज किया जाता है। नंबर 3 पे है कि क्या इनका डेवलपमेंट और कोरिलेट्स भी सेम होता है। नंबर 4 पे है या फिर ये ट्रेड्स कल्चर्स के प्रोडक्ट्स हैं जो वोकैबुलरी और फूड प्रेफरेंसेस की तरह अलग होते हैं। ओके, ये बात क्लियर है कि आलपोर्ट और बर्ट के ना 4000 ट्रेड्स पे क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ करना मुश्किल है, और अगर टेक्सोनोमी ना हो तो ना ट्रेड्स का सबसेट से चूज़ करना आर्बिट्रेरी हो सकता है। ठीक है, आर्बिट्रेरी हो सकता है। पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट जैसे कि रेमंड कैटल और हैंस आइजनेक ने ना पहले ही ये नोट किया था कि ट्रेड्स को स्मॉलर क्लस्टर्स में ना ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट है, तो रेमंड कैटल और हैंस आइजनेक। ठीक है, हैंस आइजनेक की एक बाकायदा किताब भी है, आप पढ़ सकते हैं।
मिसाल के तौर पर केयरफुल क्वेश्चन से डेलिब्रेट और थॉट थ्रू के नियरली सेम होते हैं, और जो लोग केयरफुल होते हैं ना, इन्हें ना क्वेश्चंस और थोड़ोग भी कहा जाता है। इस तरह से ना पर्सनैलिटी ट्रेट्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, और एक कंप्रीहेंसिव स्ट्रक्चर्स पर्सनैलिटी रिसर्च को ना आसान बनाते हैं। ओके, अब 5 फैक्टर्स मॉडल्स हैं। अब कौन कौन से मॉडल्स हैं? तो ज़्यादातर ना पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट को ना ये क्लियर हो गया था, जैसे कि इसमें बताया गया कि ज़्यादातर पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट को ये क्लियर हो गया था इस हवाले से कि मेजॉरिटी ट्रेट्स को ना 5 फैक्टर्स में ना डिस्क्राइब किया जा सकता है। नंबर 1 पे है न्यूरोटिज़म्स। न्यूरोटिज़म्स मतलब एन को प्रेफर करता है, और एक्सट्रोवर्जन्स मतलब कि ई से ज़ाहिर होता है, और ओपनेंस टू एक्सपीरियंस ओ से ज़ाहिर होता है, और एग्रीएबलेंसनेस ए से ज़ाहिर होता है, और कंसाइन टीएसनेस, ठीक है ना, सी से रिप्रेजेंट होता है। और ये पेपर पॉइंट व्यू से इनके एब्रीविएशंस भी इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट को ये क्लियर करना होता है कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो एन किसको रिकमेंड करता है या एन किसको शो करता है 5 फैक्टर्स मॉडल्स में। तो एन से मुराद के न्यूरोटिज़म्स है, ई से मुराद एक्सट्रोवर्जेंस है, और ओ से मुराद है ओपनेंस टू एक्सपीरियंस है, और ए से एग्रीब्लेसनेस है, और सी से कंसेंटियसनेस है। ओके, आगे आपको बताया गया कि ये 5 फैक्टर्स ना 5 मॉडल्स मतलब कि एफ एफ एम के नाम से जाने जाते हैं, और ये एब्रीवेशंस भी इंपॉर्टेंट है। और ये 1992 में ना मैककेरे और जॉन ने अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई किया था। डिस्क्रिप्शंस, इसमें इन द स्टार्टेड आपको बताया गया है कि जो लोग एन में हाइग होते हैं ना, वो इनिशियस इजीली डिप्रेस्ड और इरिटेट होते हैं, जबकि जो लो होते हैं ना, वो काल्म मतलब कि सुकून वाले होते हैं, पुरसुकून होते हैं, इवन टेम्पर्ड और इमोशनली स्टेबल भी होते हैं। एक्स्ट्रा वर्ड्स लाइकली चेयरफुल और सोशेबल होते हैं, जबकि इंट्रोवर्ड्स सोबर और क्वाइट होते हैं। ओपन लोग क्यूरियस, ओरिजिनल और आर्टिस्टिक होते हैं, जबकि क्लोज लोग कन्वेंशनल और प्रैक्टिकल होते हैं। एग्रीब्लेसनेस जो लोग होते हैं ट्रस्ट, कंपैशंस और मोडेस्टी को दिखाते हैं, और कंसिंटियसनेस ऑर्गेनाइजेशंस, पंचुअलिटी और पर्पसफुलनेस को दिखाता है। ओके, मज़ीद इसमें बताया गया कि इनिशियली ना एफ एफ एम को इंग्लिश में इनिशली तौर पर एफ को इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेड्स के नाम से की एनालिसिस के ज़रिए डिस्कवर किया गया था। किसी भी इंसान की स्टैंडिंग को मेजर करने के लिए इनको ना एग्जेक्टिव्स के सीरीज़ पे रेट करने को ना कहा जाता था। इसके अलावा ना ट्रेड्स को पर्सनैलिटी क्वेश्चनरी के ज़रिए भी ना मेयर किया जा सकता है, जिसमें ना रिस्पोंडेंट अपने ना करेक्टरिस्टिक्स, थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स के बारे में ना स्टेटमेंट्स को रेट करते हैं। ओके, अब आते हैं एज एंड जेंडर डिफरेंस इन पर्सनैलिटी की तरफ। तो इसमें आपको बताया गया कि यूएस में ना यूएस में अडल्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ना किया गया था। स्टडीज़ ने ये सुजेस्ट किया, मतलब कि अमेरिका में जो अडल्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर की गई स्टडीज़ ने ये सुजेस्ट किया कि एडल्टसेंट से लेकर ना 30 साल के एज तक 5 फैक्टर्स का ना मीन लेवल में ना नोटिसेबल चेंजेस होती हैं। और ये 1990 में ना मैककरे और कोस्टा ने अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई किया था। एन, ई और ओ डिक्लाइन करते हैं, जबकि ना ए और सी इंक्रीज़ करते हैं। 30 के बाद ये ना ट्रेंड्स स्लो पेस पे देखने को मिलते हैं। पर्सनैलिटी ट्रेड्स के हिसाब से ना 30 साल के लोग ना 70 साल के लोगों की तरह होते हैं, ज़्यादा 20 साल के नहीं। अच्छा, ये जो आपकी रिसर्च बताई गई है ना 1990 के जो मैकेरा और कोस्टा की जो रिसर्च है, ये आपको ये समझ नहीं आएगी इनकी रिसर्च। क्यों? क्योंकि इन्होंने न्यूमेरिकली किस तरह से पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई किया है कि किस तरह से एन की पर्सनैलिटी कितने लोगों में पाई गई है,
ई की पर्सनैलिटी कितने लोगों में पाई गई है। तो ओवरऑल आपको इसमें बताया गया है एज एंड जेंडर डिफरेंस इन पर्सनैलिटी में। ओके, रिसर्च आपको उस रिसर्च की जो मेजरमेंट स्टाइल्स ऑफ मीन, एवरेज, मीन, मीडियन, मॉड, जब आप फाइनल प्रोजेक्ट रखेंगे तो तब आपको पता चलेगा मीन क्या होता है, मीडियन, मॉड क्या होता है। या फिर STS 641 कोर्स में जब आप ये स्टडी करेंगे तब आपको एनालाइज करना आसान हो जाएगा, इसको समझना आसान होगा। लेकिन अभी तो आपको यहीं से इसी तरह समझना पड़ेगा थियोरेटिकल बेस पर। जैसे कि मैं बता रहा था कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स के हिसाब से ना 30 साल के लोग 70 साल के लोगों की तरह होते हैं और ज़्यादा 20 साल के नहीं होते। और ये डेवलपमेंट पैटर्न्स क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में भी दिखाया गया है, जिसमें ना सेम पार्टिसिपेंट्स को ना कई सालों या डिकेड्स तक ना फॉलो किया गया था, कई सालों तक या डिकेड्स तक ना फॉलो किया था, लेकिन इनके ना ओरिजिन से क्लियर नहीं थे। क्या ये चेंजेस अमेरिकन कल्चर्स के फीचर्स की वजह से होते हैं या फिर ये एक इंस्टिंक्टिव मैच्योरेशन प्रोसेस का हिस्सा है, जैसे कि मेनोपॉज या बाल सेफ्ट होने का प्रोसेस। क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ से ये बात क्लियर मतलब कि क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ से ना ये बात क्लियर हो सकती है अगर एज डिफरेंस काफ़ी डिफरेंट पैटर्न्स दिखाए तो ये ना लाइफ एक्सपीरियंसेस के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो डिफरेंट सोसाइटीज़ के अलग हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। आगे इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया कि अगर हमें इस हवाले से देखा जाए तो अगर हमें हर जगह सिमिलर पैटर्न्स मिलते हैं तो ये ना समझना आसान होगा कि एज चेंजेस एक इंस्ट्रिंसिक मेच्योरेशनल प्रोसेस है। जर्मनी, इटली, पुर्तगाल और साउथ कोरिया, एस्टोनिया, रशिया, जापान, स्पेन, ब्रिटेन, तुर्की और जिच रिपब्लिक से डाटा ने ना ये पैटर्न्स शो ऑफ किया था कि जो USA के जैसे ही हैं ऑलमोस्ट। लगता है कि एज ख़ास तौर पर ना एडोलसेंट से मिडल अडल्टहुड तक ना इंसान को ज़्यादा बेहतर एडजस्ट ना करने मोर एट्यूरिस्टिक और वेल ऑर्गेनाइज्ड बनाता है, लेकिन कम एंथ्यूसिस्टिक और न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए ना लेस ओपन बनाता है। और ये मैकेरे एट आल ने 2000 में अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई किया था। द पर्सनैलिटी प्रोफाइल्स ऑफ कल्चर्स, इसमें आपको बताया गया कि अमेरिकन्स को ब्रैश मतलब कि चाइनीज़ को मॉडेस्ट और स्कॉट को ना थ्रिफ्टी माना जाता है। ठीक है, पेपर पानी भी से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कम से कम ना ये स्टीरियोटाइप्स हैं जो लोग समझते हैं। मतलब कि अमेरिकन्स को क्या स्टीरियोटाइप दिया गया, ब्रश, चाइनीज़ को मॉडेस्ट और स्कॉट्स को थ्रिफ्टी कहा गया। ओके, और ये क्लियर नहीं है कि ये नेशनल स्टीरियोटाइप्स कैसे आते हैं या ये सही है। एक और साइंटिफिक तरीका है कल्चर्स की पर्सनैलिटी प्रोफाइल को ना करेक्टराइज करना, जो ट्रेड्स को रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में मैयर करके ना किया जाता है, क्योंकि ना NEOPIR का डाटा कई कंट्रीज ना अवेलेबल है, इसलिए ये कंपैरिजन आसान होगा। ओके, मज़ीद आपको पाकिस्तानी न्यू 5 पर्सनैलिटी के हवाले से बताया गया। तो पाकिस्तान में ना न्यू 5 पर्सनैलिटी इन्वेंट्री काफ़ी यूज़ होती है। एक स्टडी जो ये एक्सप्लोर करती है, जाहिर करती है कि रोमांटिक एटीट्यूड्स, हैप्पीनेस और पर्सनैलिटी डायमेंशंस के बीच का ना रिलेशनशिप क्या है। और ये ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि रोमांटिक एटीट्यूड से का रिलेशन ओपिनियंस से होगा और हैप्पीनेस से भी होगा। पहली अजम्पशन सही थी लेकिन दूसरी नहीं थी। शायद रोमांस कल्चरली रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए ना ये यंग लोगों में ना एंग्जाइटी ज़्यादा है हैप्पीनेस से होना। हर जगह रोमांस कॉमन कर दिया जाए हैं पाकिस्तान में, वरना भी फहाशी फैल जाएगी आगे कम है। सिटीटेशंस जो थी मतलब कि जिन्होंने अपनी रिसर्च के मुताबिक ये आइडेंटिफाई किया था, तो ये सिटीटेशन साथ में दी गई इनकी रिसर्च के मुताबिक। सना साकिर और नुमाना अमजद, आमिर सईद और सायरा बतून ने ना 2019 में अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई किया था। मज़ीद ये कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स, रोमांटिक एटीट्यूड्स और हैप्पीनेस अमंग यंग अडल्ट्स, जो कि पाकिस्तानी जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च 34 में इशू हुआ था इनका रिसर्च आर्टिकल। आगे है
हेक्साको एक 6 फैक्टर पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशंस है जो न्यू 5 इन्वेंट्री के 5 ट्रेड्स के साथ एक एक्स्ट्रा ट्रेड ह्यूमिलिटी और होनेस्टी को इंक्लूड करती है। इसको ना एच फैक्टर के नाम से जाना जाता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये अब क्रॉस कल्चरली वैलिडेटेड है और 20 से ज़्यादा वर्ल्ड लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है, दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें। ठीक है, तो 20 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट हो चुकी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है हेक्साको। अच्छा, हेक्साको एक किस्म का पर्सनैलिटी ट्रेट मतलब कि 6 फैक्टर्स पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशंस है। आप निकाल के इसको डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप चाहे तो गूगल से सर्च कर ले या कहीं से भी सर्च कर लें, चाहे मेटा AI से सर्च कर लें, चाहे AI से सर्च कर लें, कहीं से भी आपने सर्च करना है इस पर डिटेल से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टेड है 6 फैक्टर्स पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशंस। ओवरऑल ये जो होता है स्केल भी है और प्लस इस 6 फैक्टर पर्सनैलिटी को एक लैदर से इन्होंने क्लासीफाई भी किया हुआ है, जैसे कि 5 मॉडल जो है पर्सनैलिटी का, इसी तरह ये भी है। अब ये था ओवरऑल आपका लेसन नंबर 33। कैसे लगा कमेंट्स में लाजमी बताइए। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताने लगा हूँ कि क्या क्या पूछा जा सकता है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो बहुत कुछ पूछा जा सकता है इस लेसन में से, क्योंकि ये पर्सनैलिटी बेस पे लेसन है। और सबसे पहले जो 5 या 6 या 2 या 3 या 1, अव्वल तो 3 तो लाजमी तौर पर ना इसके MCQs पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ट्राइंगल थ्योरी ऑफ लव जो है ना वो शामिल है। और ट्राइंगल थ्योरी ऑफ लव की जो इक्वेशंस हैं डिफरेंट टाइप्स की, ये आपसे पूछी जा सकती है, ट्राइंगुलर में ही मेंशन है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये कौन सी स्टडीज़ है STLS स्केल्स को लेकर जो थी वो की गई थी कितने पार्टिसिपेंट्स पे, तो 11,000 रिस्पोंडेंट पे की गई थी। लेकिन उनमें से जो डाटा पार्टिसिपेंट का जो वेल सैम्पल्ड डाटा का एनालाइज किया गया था वो 7,332 लोगों का किया गया था। और ये 25 कंट्रीज से डाटा लिया गया था। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। STLS का एब्रीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि स्टर्नबर्ग ट्राइंगुलर लव स्केल के नाम से है। आगे है पर्सनैलिटी वेस्टर्न से कन्फ्यूजन्स एंड बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव्स के अगर मॉडल की बात करें तो इसमें पर्सनैलिटी जो है वो क्या है, रूटेड है या नॉन रूटेड है। तो रूटेड है, कहाँ पे रूटेड है? वेस्टर्न कल्चर्स और फिलोसफिकल्स में। ठीक है, सोशियोलॉजिकल अजम्पशंस भी है दी जाती है कुछ। ओके, और चाइनीज़ फ़िलोसोफर जो है वो शी जू, इनका जो है एग्जांपल और इनकी जो है वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिफ़ाइन किया था जुनजी को। ठीक है, जुनजी को, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंज्यूमेट पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होती हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जुनजी एक किस्म का शख्स है जिसने जाहिर किया था कंज्यूमेट पर्सनैलिटी ट्रेट्स को कन्फ्यूशियस आइडियल्स में। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसलीडिंग फॉर वेस्टर्न रीडर्स के लिए किस तरह से होती है? क्योंकि लिमिटेशंस ऑफ ट्रांसलेटिंग बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स बैकग्राउंड हो रहा है इसी वजह से। ठीक है, और इसको मैं हाईलाइट कर ही लेता हूँ, लेकिन मैं अब भी देखना कि जितने मैं हाईलाइट करूँ ना पॉइंट, तो कलरफुल मतलब कि टोटल सारा लगता है कि हाईलाइट कर दिया हुआ है। और स्टूडेंट देखते देखते साथ ही कहता है इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। लेकिन अब आपको जब लॉजिकली पूछा जाता है तो तब आपको पता चलता है कि हैंड नोट्स पूरे के पूरे रीड आउट कर लिए जाते हैं ना, तो पेपर में मुंह उठा के ना बैठते, कुछ तो पढ़ा होता तो पल्ले पढ़ता, या लेसन सुने होते साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल के। ओके, अब आते हैं बुद्धिस्ट टीचिंग ऑन पर्सनैलिटी टाइप्स। अब 5 बुद्धा फैमिलीज हैं और इनके नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर ये आपको घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है, जैसे कि बुद्धा फैमिली किससे बिलोंग रहती है? विजडम ऑफ ऑल इन पासिंग से रखती है, जो डेलिमेंट ऑफ इग्नोरेंस है। वज्रा फैमिली जो करती है वो डेलिमेंट ऑफ एंगर को करती है। रत्ना जो जीवल फैमिली है वो डेलिमेंट ऑफ प्राइड करती है। तो इस तरह से आपसे घुमा फिरा के इनकी एग्जाम्पल देकर यहाँ इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है। और इंटरेस्टिक पर्सपेक्टिव्स और स्टैंड्स जो है इनका परसीविंग लेवल किया है, तो ये वर्किंग ऑन इट करते हैं, मतलब कि फंडामेंटल स्टाइल के साथ। आगे अगर वेस्टर्न जो साइकोलॉजी है, वेस्टर्न साइकोलॉजी क्या करती है कि जैसे कि वैरन एंड क्रीमेचुअल एम्फेसाइज जो करते हैं वो पर्सनैलिटी इज़ द एंटायर मेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग एट एनी स्टेज ऑफ हिज डेवलपमेंट के नाम से जो है रिप्रेजेंट करती है वेस्टर्न साइकोलॉजी। ओके, और 5 फैक्टर मॉडल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आपको आप स्टूडेंट से
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुकम्मल याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी PSY 405 के कोर्स में भी 5 फैक्टर जो मॉडल है पर्सनैलिटी का, रेमन एंड कैटल का, ये शामिल है, तो लिहाजा इसको अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिएगा। ओके, डायमेंशंस ऑफ 5 फैक्टर्स कौन कौन सी हैं, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एन क्या रिप्रेजेंट करता है और सी क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये कि एन आर लाइकली टू बी इनिशियस है, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, मतलब ये कि एक्स्ट्रा वर्जन जो होते हैं वो लाइकली टू चेयरफुल एंड सोशलेबल इंट्रोवर्ट्स हैं, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। FFM का एब्रीवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एंड जेंडर डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी की बात करें तो इसमें ज़ाहिर सी बात है एक पूरी की पूरी रिसर्च उठा करना उसका जो कंक्लूजन है आपको दे दिया गया है, तो लिहाजा आप इसको 2-3 मरतबा पढ़ के अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। इसमें से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, लेकिन इसका यकीनन मैं नहीं कह सकता। ओके, आगे है द पर्सनैलिटी प्रोफाइल्स ऑफ कल्चर्स, जो है वो न्यू PIR डाटा जो है वो अवेलेबल है बहुत सी कंट्रीज़ में, और ये कंपैरिजंस जो है वो शो करता है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। और अमेरिकन क्या है, ब्रश है, चाइनीज़ क्या है, मॉडेस्ट है, और स्कोर्ट्स जो है वो थ्रिफ्टी है। ओके, ये इनका जो स्टीरियोटाइप्स है नेशनल बेस पे, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू फाइव पर्सनैलिटी इन्वेंटरी क्या है जो पाकिस्तान में रिसर्च की गई थी, तो पाकिस्तानी रिसर्च में जो है वो एक्सटेंसिवली यूज़ होती है। ओके, आगे हम नीचे आ जाते हैं, तो हेक्साको जो कि सिक्स फैक्टर पर्सनैलिटी है, और ये जो थी न्यू ट्रेड्स ऑफ न्यू फाइव इन्वेंट्री को लेकर जो थी वो बनाई गई थी एक किस्म की। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से आप स्टूडेंट्स मेमोराइज कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।